नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, तो ग्रुप 16 का। ओके स्टूडेंट, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप 16 के सेकेंड मेंबर सल्फर के कई तरह के ऑक्सी एसिड्स के बारे में जाना था, और उन सारे ऑक्सी एसिड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके बारे में बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों को जानना है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सबसे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ किसका, तो सल्फर का। तो सल्फर का कई तरह का ऑक्सी एसिड होता था, उन सारे ऑक्सी एसिड में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग एंशिएंट टाइम से ही जानते हैं, सबसे पुराना एसिड है जो कि नोन है। और इवन आज के डेट में भी ये कई तरह के डिफरेंट मिनरल्स और स्प्रिंग में पाया जाता है, स्प्रिंग्स में पाया जाता है। ओके बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों हम लोग ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ VITRIOL। और ऑयल ऑफ विट्रोल कहने का तात्पर्य ये होता है कि सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को जो प्रिपेयर करा गया था वो FeSO4.7H2O से प्रिपेयर करा गया था। और FeSO4.7H2O को एक्चुअली हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं, ग्रीन विट्रोल। और चूंकि इसी के हाइड्रोलाइसिस से हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करा था, इसी वजह से हम लोग इसे ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। तो ऑयल क्यों लगा देते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा चिपचिप, यानी कि विस्कोसिटी जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये हाईली विस्कस सब्सटेंस है, हाईली विस्कस सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, और सबसे जरूरी बात जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जाना जाता है कि वो है, इसे हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स भी बोल देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों, किंग ऑफ केमिकल्स। व्हाई, क्योंकि इंडस्ट्रीज में और लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्री और लेबोरेटरीज में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला केमिकल है वो कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। दैट्स व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो टर्म्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। तो बच्चों, यहाँ पर शॉर्टकट में अगर मैं दोबारा से इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या क्या जाना। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड होता है क्या चीज का, सल्फर का। और ये ऐसा एसिड है जो सबसे पहले, यानी कि सबसे पुराने जमाने से हम लोग इसे जानते हैं। ये कई तरह के स्प्रिंग्स, मतलब सम स्पेसिफिक स्प्रिंग्स और मिनरल्स में आज भी देखने को मिलता है, नेचुरली प्राप्त होता है। और बच्चों, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल। क्यों बोलते हैं इसे ऑयल ऑफ विट्रोल, क्योंकि सबसे पहले इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो ग्रीन विट्रोल से हम लोगों ने करा था। और ग्रीन विट्रोल से जब इसे किया तो इसीलिए इसे नाम हम लोग विट्रोल देते हैं। ऑयल क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये ऑयल की तरफ बहुत ही ज्यादा हाईली विस्कस सब्सटेंस होता है, इस वजह से। तो सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी क्यों ज्यादा, तो इसके बारे में तो हम लोग बाद में भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। और वो हिंट ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स के बीच जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, तो उसी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बहुत ही ज्यादा चिपचिप या फिर विस्कस होता है। सही है बच्चों, और इसे हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। तुमसे पूछा जाएगा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, तो आप लोग क्लियरली जवाब दे सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बच्चों, किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब बच्चों, हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर जो होता है वो हम लोग कैसे कैसे करते हैं। और ये मैन्युफैक्चर जो होता है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर का एक ही तरीका मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, और उस तरीके का नाम है क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस को अगर हम लोग पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करें तो 1 मिनट में आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। तो ये जो है, ये पिक्चर है आप लोगों का क्या चीज का, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्कीमेटिक डायग्राम है। ओके बच्चों,
इस डायग्राम को हम लोग को लेकर काम तो हम लोग बाद में करेंगे, बस अभी आप लोग एक बार देख लो कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। ये उस प्रोसेस का डायग्राम है। इस डायग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक बात को जानते हैं, जो कि 11th के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। क्या चीज? तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की जरूरत होगी, तो हम लोग सबसे पहले ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होता क्या है? तो सबसे पहले आप लोग जानो कि इफ एनी सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, मान लो कि कोई सिस्टम ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम है, एंड एनी एक्सटर्नल एजेंट डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम, और मान लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे, तो उस स्थिति में सिस्टम अपने आप आगे या पीछे उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने पर सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल कर सके। यानी कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या होता है? इफ एनी सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, देन इफ एनी एक्सटर्नल एजेंट will disturb the equilibrium by adding by increasing the concentration of reactant or product, by decreasing the concentration of reactant or product, by increasing or decreasing the temperature, by increasing or decreasing the pressure, by increasing or decreasing the volume, by addition of inert gas वगैरह वगैरह, किसी भी तरह से by any means, then the system automatically proceed in either forward or backward direction in such a manner that to minimize the effect by external agent। यानी कि एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी करेगा, यदि एक्सटर्नल एजेंट मान लेते हैं प्रेशर बढ़ा देगा, तो सिस्टम अपने आप आगे या पीछे उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में जाने पर प्रेशर जो है घट जाए। सही है कि नहीं? यदि सिस्टम जो है, मान लो एक्सटर्नल कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में था, और सिस्टम जो है उस पर हम लोगों ने एक्सटर्नल एजेंट ने क्या असर डाला कि टेम्परेचर जो है वो घटा दिया, ठीक है ना। तो उस स्थिति में सिस्टम अपने आप आगे या पीछे उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में जाने पर टेम्परेचर जो है बच्चों वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, है कि नहीं। यानी कि जो काम तुम करोगे, एक्सटर्नल एजेंट, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा सिस्टम आगे या पीछे उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में जाने पर असर जो है कम हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन चीजों को हम लोगों ने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहाँ पर सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो रिएक्शन बच्चों, कोई भी रिएक्शन होता है ना, ये मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिएक्शन को हम लोग बच्चों दो तरह से बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक को बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं ना, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है बच्चों वो घटेगा। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें तो टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाओगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो घटेगा, और टेम्परेचर अगर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बढ़ेगा। सही है ना। तो मान लेते हैं इस रिएक्शन का रिएक्शन कोसेंट जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर भी वही होगा, रिएक्शन कोसेंट जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मान लो कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में पहले क्या था, रिएक्शन कोसेंट इज इक्वल टू के, यानी कि सिस्टम जो है पहले इक्विलिब्रियम में था, हम लोगों ने मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू जो है बच्चों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जैसे तुम लोग टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ा, और के जैसे बढ़ जाएगा तो क्यू जो है वो लेस देन के हो जाएगा। तो इस स्थिति में रिएक्शन आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, आगे जाएगा। यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे के दिशा में जाएगा। इसी तरह से दूसरा केस देखते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर घटा दें, ठीक है ना, तो टेम्परेचर जैसे घटाओगे तो टेम्परेचर घटाने के बाद के का वैल्यू घट जाता है। शुरू में क्यू जो था वो के बराबर था, जैसे टेम्परेचर घटाओगे तो क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, के से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि के का वैल्यू घट गया, के का वैल्यू घट जाएगा तो क्यू तो वही है, तो क्यू क्या हो जाएगा, के से बड़ा। और जैसे क्यू ग्रेटर देन के होता है तो रिएक्शन जो होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, यानी कि रिएक्शन पीछे आने लगेगा। तो क्या हम लोगों ने सीखा बच्चों कि अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन आगे की दिशा में जाएगा, और टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन पीछे के दिशा में जाएगा। अब हम लोग यही चीज रिवाइज कर लेते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। शुरू में
जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था तो उस समय Q बराबर K, यही ना मतलब है इक्विलिब्रियम करने का क्या मतलब, शुरुआत में रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर। लेकिन जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या देख रहे हैं, K का वैल्यू घट जाता है। K का वैल्यू जैसे घटेगा तो Q विल बिकम्स ग्रेटर देन K, और जैसे Q ग्रेटर देन K मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, यानी कि इस स्थिति में रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। और जैसे आप लोग टेम्परेचर घटा दोगे, टेम्परेचर घटाने के बाद देख रहे हो K का वैल्यू बढ़ जाएगा, K का वैल्यू बढ़ जाएगा यानी कि Q विल बिकम्स लेस देन K, K का वैल्यू बड़ा हो गया, K बड़ा हो गया, Q विल बिकम्स लेस देन K, तो उस स्थिति में रिएक्शन आगे के दिशा में जाएगा, आगे के दिशा में। तो यही दो चीज अपने को सीखना है बच्चों कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे जाएगा और टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा, ठीक है ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा और टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, बस इतना ही। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक और तरह से समझा देते हैं। समय मत देखा करो, कुछ भी सीख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक और तरह से समझा सकते हैं। और वो कैसे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन लोग सोचते हैं ना हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिस्टम का, नहीं, हीट एब्जॉर्ब होता है तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, यानी कि सिस्टम कूल डाउन। इस बात को याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एकदम 100% श्योर होता है, ठीक है ना। क्यों, जैसे कि मान लो ये सुराही में हम लोगों ने पानी रखा है, पानी ठंडा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पोर से जो वाटर बाहर निकल रहा है, पोर से जो वाटर बाहर निकला वो वाटर वेपराइज हुआ, यानी कि H2O लिक्विड से H2O गैस बना, और ये प्रोसेस जो होता है एंडोथर्मिक लगता है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब होता है। तो हीट जो है इस वेपराइजेशन में, वाटर के वेपराइजेशन में हीट कहाँ से लिया, वाटर का ही हीट ले लिया, और वाटर का हीट जैसे घटेगा तो टेम्परेचर बच्चों घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो याद हुआ आप लोगों को कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घट जाता है सिस्टम का। इसी तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट जो है वो क्या होगा, रिलीज होता है। तो हीट जैसे रिलीज होगा तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि सिस्टम हीट अप, सिस्टम जो है वो गर्म हो जाता है, सही है ना। जैसे कि ये मान लो आप लोगों का हाथ है, ये हाथ है आप लोगों का, ठीक है ना, ये हाथ है, आप आदमी हो इस तरह से, अगर आदमी हो तो ये आप लोग का हाथ है। तो आप लोग हाथ में सर्फ ले लियो, सर्फ के अंदर डिटर्जेंट पाउडर वो ले लेना और थोड़ा सा पानी डालना। तो जैसे सर्फ में पानी डालोगे ना तो हथेली पर आप लोगों को गर्म गर्म महसूस होगा, क्यों, क्योंकि जैसे सर्फ है, ये सर्फ जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हीट रिलीज किया, जैसे हीट रिलीज करेगा तो हीट जो है वो तुरंत से आप लोगों के हथेली पर महसूस होगा, जिस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम ठंडा हो जाता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम जो होता है वो हीट अप यानी कि गर्म हो जाता है, कि नहीं बच्चों। अब हम लोग इसे इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हैं। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में बच्चों हम लोगों ने देखा कि यदि कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, मान लो रिएक्शन दो तरह का हो सकता है ना, डेल एच बराबर निगेटिव, या क्या हो सकता है बच्चों, डेल एच बराबर पॉजिटिव। यानी कि रिएक्शन दो ही तरह का हो सकता है, या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है, सही है ना। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये रिएक्शन आगे के दिशा में एक्सोथर्मिक है, लेकिन यही रिएक्शन को उल्टा दोगे ना तो ये पीछे के दिशा में क्या हो जाएगा बच्चों, एंडोथर्मिक। और अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये आगे के दिशा में एंडोथर्मिक है, और यही रिएक्शन पीछे के दिशा में क्या हो जाएगा, यही रिएक्शन पीछे के दिशा में एक्सोथर्मिक हो जाएगा, सही है ना। तो क्या होता है कि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये खुद ठंडा होना चाहेगा। ठंडा होने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा बच्चों, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक डायरेक्शन यानी कि बैकवर्ड, सही है ना, ये पीछे जाने लगेगा। और उसी तरह से जैसे आप लोग टेम्परेचर जो है वो घटा दोगे तो टेम्परेचर घटाने के बाद ये खुद टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा, यानी हम लोगों ने टेम्परेचर घटाया तो ये खुद क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किस दिशा में जाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, यानी कि आगे के दिशा में जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो पिछले तरह से भी रिजल्ट ऐसे ही आया था, इस तरह से भी रिजल्ट वही आया, कुछ अलग नहीं आया।
फिर यही चीज यहाँ पर भी करते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर भी हम लोग करते हैं क्या है ना, एक्सटर्नल एजेंट जो टेम्परेचर बढ़ा देता है, टेम्परेचर ये खुद बढ़ाएगा तो ये रिएक्शन खुद क्या करना चाहेगा, टेम्परेचर घटाना चाहेगा। टेम्परेचर घटाने के लिए किस दिशा में जाएगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, और ये रिएक्शन आगे की तरफ एंडोथर्मिक डायरेक्शन में है, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सही है ना बच्चों। इसी तरह अगर आप लोग टेम्परेचर घटा दोगे तो ये लोग क्या करना चाहेगा, टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि पीछे जाएगा, यानी कि इस स्थिति में बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। तो ये ली चैटलेट प्रिंसिपल था क्या चीज के लिए बच्चों, टेम्परेचर के एडजस्टमेंट के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर का क्या असर होता है कोई भी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम पर। जैसे कि मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे N2 है प्लस 3H2 है, और इससे बन क्या जा रहा है बच्चों, ट्वाइस ऑफ NH3। सही है ना। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखोगे तो इस साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इस साइड नंबर ऑफ मोल्स गैस का तो देखोगे 3 और 1 4 मोल है ना, और इस साइड देखो तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 मोल। तो डेल एन जी क्या होता है, डेल एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन और भी लिख रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये है PCl5 और इससे बन जा रहा है PCl3 और प्लस Cl2। सही है ना। तो यहाँ बताओ तो रिएक्टेंट साइड कितना मोल है, 1 मोल है, और प्रोडक्ट साइड कितना मोल है बच्चों, 2 मोल है। तो यहाँ पर डेल एन जी का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह और भी रिएक्शन लिखते हैं, H2 प्लस I2 से 2HI है। ठीक है ना बच्चों। इस रिएक्शन में देखो तो इस साइड कितना मोल है गैस का, तो यहाँ पर 2 मोल है, और इस साइड भी कितना मोल है, देखो यहाँ भी 2 मोल है। तो इस परिस्थिति में डेल एन जी जो है वो कितने के बराबर होगा, 0। क्यों, क्योंकि 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ली चैटलेस प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटलेस के पहले देख लो, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बारे में तो सुने ही होंगे आप लोग। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ये प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ये सीख रहे हो ना कि प्रेशर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा कि कम, प्रेशर ज्यादा होने पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा, है ना बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रेशर का असर क्या होता है। तो प्रेशर के असर को बच्चों हम लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो तुम बताओ कि नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल घटेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं प्रेशर इंक्रीजेस, या क्या कर सकते हैं, प्रेशर डिक्रीजेस। तो बच्चों जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वो खुद क्या करेगा, प्रेशर घटाना चाहेगा। प्रेशर घटाने के लिए उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में नंबर ऑफ मोल कम है। तो देखो तो किधर नंबर ऑफ मोल कम है, इस दिशा में, तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा तो नंबर ऑफ मोल घटेगा। तो यहाँ क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आगे के दिशा में ये मूव करेगा। सही है ना। और अगर तुम लोग प्रेशर घटा दोगे तो वो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए उस दिशा में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल किधर ज्यादा है, पीछे, तो ये किधर जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये एकदम आसान है ली चैटलेस प्रिंसिपल, ये चूंकि समझाना है मुझे इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 काम कर सकता है एक्सटर्नल एजेंट, या तो प्रेशर बढ़ा सकता है या तो प्रेशर घटा सकता है। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट प्रेशर बढ़ा दे तो ये खुद घटाना चाहेगा, घटाने के लिए उस दिशा में जाएगा जिधर जाने पर नंबर ऑफ मोल कम है। तो नंबर ऑफ मोल किधर कम है बच्चों, पीछे, तो ये किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। सही है ना। और वैसे ही यदि तुम लोग प्रेशर घटा दोगे तो वो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए किस दिशा में जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल किधर ज्यादा है, आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है। तो इसी तरह से इस वाले रिएक्शन में क्या होगा, प्रेशर अगर तुम बढ़ाओगे या प्रेशर घटाओगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने को वो प्रेशर घटाना चाहेगा, प्रेशर घटाने के लिए उस दिशा में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम है। लेकिन इधर देखो दोनों साइड सेम नंबर ऑफ मोल है, तो इसमें आगे या पीछे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर इस तरह के रिएक्शन में जिसमें डेल एन जी का वैल्यू 0 होता है, उस तरह के रिएक्शन में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्लियर हुआ। यानी कि जिस रिएक्शन में डेल एन जी निगेटिव, उसे प्रेशर बढ़ाओगे तो आगे जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो पीछे जाएगा। जिस रिएक्शन में डेल एन जी पॉजिटिव, उस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे तो पीछे जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो आगे जाएगा। और जिस रिएक्शन में डेल एन जी का वैल्यू 0 होता है, उस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने घटाने पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है बच्चों। ओके। अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन का क्या असर बनता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके।
तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी से बन जा रहा है सी प्लस डी। ओके, ये कोई रिएक्शन है। तो तुम बताओ इस रिएक्शन में अगर हम लोग रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो ये खुद क्या करना चाहेगा, ली चार्टियर प्रिंसिपल के अनुसार घटना चाहेगा। तो बताओ तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कब घटेगा, जब ये आगे के दिशा में जाएगा, नहीं आगे जाएगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सही है ना बच्चों। इसी तरह से मान लो हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा देंगे, रिएक्शन के कंसंट्रेशन घटा देंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे घटेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए रिएक्शन पीछे की तरफ आने लगेगा, पीछे आएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना। तो इस परिस्थिति में रिएक्शन किधर जाएगा बताओ बच्चों, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा दें या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा दें। तो उस परिस्थिति में जैसे तुम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपना कंसंट्रेशन घटाना चाहेगा। कब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा, जब ये पीछे जाएगा, यानी कि इस परिस्थिति में ये किधर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर तुम घटा दोगे तो वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा। कब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, यानी कि इस स्थिति में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये कई तरह की बातें थी बच्चों ली चार्टियर्स प्रिंसिपल से। ली चार्टियर्स प्रिंसिपल के बेसिक बात को याद रखना कि इफ एनी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी इफेक्ट बाय एक्सटर्नल एजेंट देन द सिस्टम प्रोसीड इन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन वेयर to minimize the effect by external agent to re-attain the state of equilibrium। यानी कि कोई सिस्टम अगर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और हम लोग उस पर कोई असर डालेंगे, यानी कि क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, घटा देंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या होगा, सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहेगा। कैसे कि जो इफेक्ट आप लोगों ने डाला ना रिएक्शन पर, उस इफेक्ट को वो मिनिमाइज करेगा, है कि नहीं बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर, अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों कांटेक्ट प्रोसेस पर। कांटेक्ट प्रोसेस जो है वो क्या था, कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड बनाना था कई तरह के स्टेप्स के बाद। बहुत सारा स्टेप है और इन सारे स्टेप को बच्चों हम लोगों को एक एक करके समझना। लेकिन इन स्टेप्स को समझने के पहले आप लोग जान लो कि सामान्य तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में हम लोग करते हैं क्या क्या। तो सबसे पहला काम जो होता है स्टेप वन में हम लोग करते हैं प्रिपरेशन या फॉर्मेशन, प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर भी बोल सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ SO2 गैस। सबसे पहले SO2 गैस बनाते हैं। SO2 गैस बनाने का बहुत सारा तरीका तो आप लोगों ने कल भी देखा था। तो SO2 गैस हम लोग कई तरह से बना सकते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाय बर्निंग ऑफ सल्फर। नहीं कि सल्फर को सीधे जला दो। सल्फर को कैसे जला सकते हैं बच्चों, एसिड है प्लस 8O2, इसको जला दो, बर्न होगा, और बर्न होके क्या चीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से SO2 का बनना हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से हम लोग और भी तरीका अपना सकते हैं, वो कैसे, बाय रोस्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रोस्टिंग में फायदा क्या होता है ना, रोस्टिंग एक्चुअली SO2 के लिए हम लोग करते भी नहीं है। रोस्टिंग हम लोग किसी भी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मेटलर्जी के दौरान हम लोग रोस्टिंग किए और वहां पर ऑक्सीजन SO2 गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुफ्त का SO2 गैस मिला तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी है ना। इस तरह से सल्फाइड ओर को गर्म करोगे तो ये ZNO बन जाएगा, ये CO2S प्लस FeS, ये Fe2O3 बनता है। इस तरह के रिएक्शन तो हम लोग वहां पर मेटलर्जी वाले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो खैर जो भी है, यहाँ पर ये SO2 गैस का बनना हो रहा है। गौर करो बच्चों, ये कौन सा गैस बना यहाँ पर, SO2 गैस। तो ये पहला स्टेप जो था, पहले स्टेप में हम लोग करते क्या थे बच्चों, SO2 गैस बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्टेप पर चले जाते हैं। जैसे SO2 गैस बन गया तो दरअसल जो स्टेप 2 में हम लोगों को क्या करना होता है, SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करना होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या चीज का, ऑफ SO2 क्या चीज में, इनटू SO3। तो SO2 को SO3 में हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं। तो SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करना काफी आसान है। देखो ध्यान से, ये है SO2 गैस, सही है, और यहाँ पर है हाफ O2 गैस।
और इससे बन क्या जा रहा है बच्चों, SO3 गैस, सही है ना। इस रिएक्शन के लिए डेल एच का जो वैल्यू होता है वो -196.6 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को, ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन के लिए डेल एच जो है ये निगेटिव है कि पॉजिटिव, निगेटिव, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा क्या चीज नजर आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो इधर है 1 मोल, है ना, बैलेंसिंग में ये 1 मोल, ये आधा मोल, तो रिएक्टेंट साइड 1.5 मोल हो गया और प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 मोल हो गया। तो बताओ तो यहाँ पर डेल एन जी जो है ये कितने के बराबर होगा, 1 माइनस 1.5 दैट इज -0.5 दैट इज निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, तो डेल एन जी का वैल्यू भी निगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग वो लेते हैं V2O5 या फिर प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस, PLATINICD ठीक है, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर V2O5, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन का स्कीमेटिक सिस्टम हो गया, या रिएक्शन हम लोग देख लेंगे, SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर यहाँ पर लगाते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर लगाते हैं तो क्या देखते हैं, चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है ना, देख के लग रहा है ये रिएक्शन चूंकि एक्सोथर्मिक है, यहाँ से भी देखो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे के दिशा में, क्योंकि अपने को तो SO3 बनाना है ना बेटर एंड में, तो आगे के दिशा में कब रिएक्शन फेवरेबल होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जब तुम टेम्परेचर जो है लो रखोगे, है ना, टेम्परेचर जितना कम रखोगे ये रिएक्शन आगे की दिशा में उतना ज्यादा फेवरेबल होगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ गया बच्चों, तो टेम्परेचर का असर यहाँ था। ये जो आप लोग देख रहे थे कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये नीचे वाला जो रिएक्शन था ये क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे के दिशा में कब जाएगा, जब टेम्परेचर जो है कम हो कि ज्यादा, कम, पीछे जाने, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये पीछे जाने लगता है, तो अपने को तो SO3 बनाना है, आगे ले आना है, तो आगे कब जाएगा बच्चों, जब टेम्परेचर ज्यादा हो कि कम हो, कम हो। तो याद रखना है तुमको, क्या याद रखना है कि ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये आगे के दिशा में तब जाएगा, यानी कि फेवरेबल तब होगा जब हम लोग टेम्परेचर लो रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसी पर क्वेश्चन वगैरह तुम लोगों को दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, समझे, अगर नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, दोबारा से समझाएंगे। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस तो आगे की दिशा में कब जाएगा, तो टेम्परेचर जब लो रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर रहेगा ना, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन वेरी स्लो हो जाता है, रिएक्शन काफी स्लो हो जाता है, वेरी स्लो, तो इतना स्लो कि हम लोगों को रिएक्शन कंप्लीट कराने में बहुत टाइम लग जाता है, जो कि इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं है। तो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा के रखना होता है कि रिएक्शन भी थोड़ा बहुत फास्ट हो। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 673 से 723 केल्विन। तो ये भी तुम लोगों को याद रखना है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितने के बराबर होता है बच्चों, 673 से 723 केल्विन। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये वेरी लो, यहाँ पर लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब फेवरेबल होगा जब ये टेम्परेचर लो रहेगा, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पर चूंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर के रूप में कितना लेते हैं, 673 से 723 केल्विन। ओके, अब यहाँ पर देखो दूसरा बात कि डेल एन जी जो है इस रिएक्शन का निगेटिव है, वहां पर पीछे ले आकर दिखा भी सकते हैं, लेकिन डेल एन जी निगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल कम है, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो इस स्थिति में प्रेशर का क्या असर पड़ेगा, प्रेशर का क्या असर पड़ेगा उसे देखना है। तो प्रेशर जैसे तुम बढ़ाओगे, यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या चाहेगा, रिएक्शन चाहेगा प्रेशर घटे, खुद से घटाना चाहेगा। प्रेशर घटाने के लिए ये उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है कि कम है, कम है। तो तुम यहाँ गौर से देखो किस दिशा में नंबर ऑफ मोल कम है, इस दिशा में रिएक्टेंट साइड जो है 1.5 मोल है और प्रोडक्ट साइड कितना है 1 मोल। तो ज्यादा मोल है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कम मोल है, तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, आगे जाने लगेगा। तो हम लोगों को तो आगे ही ले जाना है ना,
रिएक्शन आगे की दिशा में कब फेवरेबल होगा। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि जिस रिएक्शन में डेल निगेटिव होता है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो आगे जाने लगेगा, प्रेशर घटाओगे तो पीछे जाने लगेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो आगे जाने लगेगा, प्रेशर घटाओगे तो पीछे जाने लगेगा। ये मैंने वहां पर भी बताया था। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टेम्परेचर वाली बात तो हो गई, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रेशर की बात करें तो चूंकि डेल एन जी बराबर निगेटिव, सो रिएक्शन इज फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई प्रेशर। ये रिएक्शन जो होता है हाई प्रेशर पर आगे की दिशा में फेवरेबल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमम प्रेशर के रूप में 1.5 से 2 बार प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। कितना? 1.5 से 2 बार। तो याद रहेगा यहाँ पर ये रिएक्शन फेवरेबल है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। For at very low temperature, since the reaction is very slow, that's why we use optimum temperature of 673 to 723 केल्विन। और यहाँ पर लो प्रेशर हम लोग, हाई प्रेशर लेना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर हम लोग 1.5 से 2 बार प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है बच्चों कैटलिस्ट की, क्योंकि बिना कैटलिस्ट का ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फेवरेबल होता नहीं है आगे के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं बच्चों, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड, डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड B2O5 भी लिखा जाता है, या फिर प्लैटिनाइज्ड ASBESTOS प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस। याद रहना है, याद करवाने के लिए इतना समय ले लेते हैं कि याद भी होते चले जाए। B2O5 या फिर हम लोग क्या चीज लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस। इसका रोल जो है, इन चीजों का रोल हम लोग वहां पर पढ़ते हैं सरफेस कैटालाइसिस के रूप में पढ़ते हैं। कहां पर? सरफेस केमिस्ट्री में। वहां पर बहुत तरह का मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, उन सारे थ्योरीज के रूप में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे B2O5 या फिर प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करवाकर क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, SO3 में कन्वर्ट कर देता है। खैर यहाँ पर उतना डिक्टेटिव मैनर में जाना नहीं है। यहाँ पर अभी तक मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई। क्या क्या बातें बताई कॉन्टैक्ट प्रोसेस को लेकर? यहाँ पर मैंने बातें बताई कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये वाला रिएक्शन जो है 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 जो है ये हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल नहीं है, ये लो टेम्परेचर पर फेवरेबल है और हाई प्रेशर पर फेवरेबल है। लेकिन लो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं कितना? 723 केल्विन। कहाँ से? 673 से 723 केल्विन। और हाई प्रेशर हम लोग कितना लेते हैं? 1.5 से 2 बार प्रेशर वगैरह लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में हम लोगों ने क्या सीखा? B2O5 या फिर प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 3 बातें तो समझ गए। अब चौथा बात यहीं पर तुरंत के तुरंत याद करो कि यहाँ पर देखो, अगर ये रिएक्शन को आगे की दिशा में ले जाना है तो बताओ तो रिएक्टेंट का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? तो रिएक्टेंट का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन is carried in excess of O2 कि ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, ये एक्सेस होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्सीजन गैस जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट का मात्रा अगर हम लोग बढ़ा दें तो बताओ तो रिएक्शन आगे की दिशा में फेवरेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है, ये सब SO2 O2 ये सब जितना सब्सटेंस है, तो all the reactants should be SHOUS should be ड्राई एंड प्योर। प्योर नहीं बोल सकते, प्योरेस्ट बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो मतलब एकदम शुद्धतम रूप में होना चाहिए। क्यों? तो अगर थोड़ा भी इम्प्योरिटीज रहेगा ना, खासकर आर्सेनिक ऑक्साइड वगैरह का टाइप का इम्प्योरिटी वगैरह, तो ये सारा इम्प्योरिटी जो है इस कैटलिस्ट का पॉइजनिंग कर देता है। पॉइजनिंग मतलब कैटलिस्ट के ताकत को बिल्कुल घटा देता है और कैटलिस्ट ही काम ही नहीं करेगा। तो बताओ तो ये रिएक्शन आगे के दिशा में जाएगा? नहीं जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो SO2 O2 वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट शुड बी हाईली प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये जो है एकदम से शुद्धतम रूप में होना चाहिए। तो 5 बात याद करो तो जल्दी कि ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है, ये तुम्हारा
फेवरेबल होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब, लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर वैसे मेंटेन करते हैं इतना, हाई प्रेशर वो कितना मेंटेन करते हैं 1.5 से 2 बार, कैटलिस्ट क्या लेते हैं V2O5 और साथ में प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, रिएक्शन जो है कैरिड आउट करते हैं विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो एकदम से शुद्धतम रूप में होना चाहिए बच्चों की, नहीं होना चाहिए, वो एकदम से शुद्धतम रूप में होना चाहिए, है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था, जब SO3 हमारा बन गया तो SO3 को सीधे हम लोग वाटर में ले सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं SO3 को सीधे वाटर के साथ ट्रीट करोगे ना तो H2SO4 बना जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन गलती से भी नहीं कर देगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन कर रहे मन में आता है कि SO3 को सीधे पानी के साथ ट्रीट करेंगे तो H2SO4 बन जाएगा, तो क्या लगता है तामझाम करें, लेकिन होता क्या है कि दिस रिएक्शन इज एज मच एक्सोथर्मिक कि इतना हीट निकलता है कि विस्फोट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और वो भी सल्फ्यूरिक एसिड हवा में वेपराइज हो जाता है और एयर के साथ मिस्ट बना लेता है, और ये मिस्ट जो है इसको कंट्रोल कर पाना इतना मुश्किल है, डेंजरस हो गया ना। सोचो कि तुम्हारे आसपास जो हवा है उस हवा में सल्फ्यूरिक एसिड घुला हुआ है, तो तुम लोग सांस लोगे, नाक के अंदर गया, फेफड़ा जला देगा, मुंह कान तो सब जला ही देगा, तो बताओ तो उस चैम्बर में काम कर पाना काफी आसान होगा कि मुश्किल। मुश्किल, इसलिए ये वाला रिएक्शन तो गलती से भी नहीं कर जाना। कौन सा रिएक्शन कि SO3 को सीधे वाटर के साथ ट्रीट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते, तो बनाते कैसे हैं बच्चों, तो SO3 को सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही ट्रीट करते हैं, हम लोग अलग सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए उसके साथ ट्रीट किए तो बन जाता है H2S2O7, जिसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कल हम लोग देखे थे लेकिन वहां पर बोलने भूल गए कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग ओलियम, OLEUM भी बोल देते हैं, ठीक है ना, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ही ओलियम बोल देते हैं। चलो 1 मिनट और बर्बाद करते हैं। ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ O, यहाँ S डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर ही याद रखना है। बाद में जो हिंट देते हैं ना एग्जाम के जस्ट पहले, तो बोलेंगे कि पी ब्लॉक का सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद कर लो, आधा तुम्हारा पी ब्लॉक वहीं पर कवर हो जाएगा, बाकी चीज जो है 50% ही कवर करता है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वहां पर आप लोगों के स्ट्रक्चर तो मुजवानी याद होना ही चाहिए। खैर जो है ये हम लोग स्टेप 3 में करते क्या है बच्चों, स्टेप 3 में हम लोग करते हैं कि SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के पहले ओलियम बना लेते हैं, और अब जो ये ओलियम है ना अपने पास H2S2O7, इस ओलियम को अब तुम ट्रीट करोगे पानी के साथ तो ये बन जाएगा क्या चीज, ट्वाइस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर जब ओलियम जो होता है ना ये आराम से पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, यहाँ विस्फोट जैसा चीज होता नहीं है जिससे कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कंट्रोल मैनर में बना पाते। तो क्वेश्चन आता है कि सर सल्फ्यूरिक एसिड खर्चा करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाए तो फायदा अपने को क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ बच्चों कि जब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ो क्या होगा, ये जो H2S2O7 है ये H2S2O7 कट जाएगा तो बचेगा क्या, SO3 प्लस H2O से ये H2SO4 यहाँ 1 है इधर 2 है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से गायब हो जाएगा, तो इधर एक सल्फ्यूरिक एसिड बचा कि नहीं बचा, तो तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि नेट रिएक्शन में तो वही हुआ SO3 प्लस H2O से H2SO4, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर देना, ये डायरेक्ट रिएक्शन कभी भी फेवरेबल नहीं है, ये नेट रिएक्शन भले ही ऐसा होता है, डायरेक्ट रिएक्शन यही है ना, ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं तो कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 स्टेप में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, क्या क्या वो स्टेप था तो देख लेते हैं। स्टेप 1 में हम लोगों ने या तो सल्फर को जला के SO2 बनाया था, या तो सल्फर को जलाकर या फिर कोई सल्फाइड और जैसे ZnS, FeS2 जैसे सब्सटेंस को रोस्ट करके, इसके रोस्टिंग के बाद जो है यहाँ बर्न है और इसको रोस्ट करके हम लोगों ने SO2 बनाया था, सही है ना, याद आ रहा है आप लोगों को, Fe2O3 प्लस SO2, यानी कि इस तरह से हम लोगों ने SO2 बनाया था, सही है। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया कि SO2 का ऑक्सीडेशन करा, वो कैसे, तो SO2 प्लस हाफ O2 से SO3, इसमें बहुत सारा बात याद रखना पड़ता है, जैसे कि डेल H का वैल्यू -196.6 किलो जूल पर मोल, और निगेटिव होता है डेल Ng, तो जानते ही निकाल ही लेंगे, माइनस निगेटिव है जो कि -1/2 के बराबर है, और यहाँ पर ये रिएक्शन जो होता है लो टेम्परेचर पर फेवरेबल है, लेकिन लेते हैं कितना टेम्परेचर है 673 से
1723 केल्विन। हाई प्रेशर पर हम लोग मेंटेन करते हैं, जो कि होता है कितना, 1.5 से 2 बार के आसपास। और यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट के रूप में V2O5 या प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस लेते हैं और ये सारा रिएक्टेंट जो है वो प्योरेस्ट स्टेट में होना चाहिए, है कि नहीं। अब हम लोग स्टेप 3 की बात करें। स्टेप 3 में ये जो SO3 बना, उस SO3 को डायरेक्ट वाटर के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, पहले उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2S2O7 यानी ओलियम बना देते हैं, और H2S2O7 ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो बोलो, इसे फिर से वाटर के साथ ट्रीट करके 2 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। यहाँ 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड खर्च हुआ, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो अब इसी बात को डिक्टेटिव मैनर में देखते हैं उस फिगर के थ्रू जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। ठीक है बच्चों, अब इस फिगर के रूप में आप लोग समझना चाहो तो इस फिगर की कहानी बहुत ही अजीब होती है। अजीब नहीं, अजीबो गरीब बोल सकते हो। और वो अजीबो गरीब कैसे देखना चाहोगे, सीधा कि टेढ़ा? दोनों तरह का उपाय है। सीधा नहीं, सीधा ही दिखाते हैं। अब तो सीधा ही नहीं हो रहा, टेढ़ा ही हो गया सीधा। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस वाले फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बनाते कैसे हैं। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब छोटा छोटा बात कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में एक्चुअली होता क्या क्या। 3 स्टेप था। 3 स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप था वहां पर क्या था, हम लोगों को SO2 बनाना था, यही ना था। सबसे पहले स्टेप में SO2 का प्रिपरेशन करना था, या तो सल्फर को जला के या फिर सल्फाइड ओर को रोस्ट करके। तो यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों वही है स्टेप 1। ठीक है, नजर आ रहा है। स्टेप 1 में क्या करते हैं, इसे हम लोग सल्फर बर्नर भी बोल देते हैं। ये सब जो है ना, ये सब सल्फर है, ध्यान से देखना। ये सब क्या चीज है, सल्फर। और इधर से ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एयर जो बोल दो, उसे हम लोग पास कराते हैं और यहाँ पर जलाते हैं। तो जैसे क्या होगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन जलेगा तो SO2 बनेगा ना। तो वही SO2 यहाँ गौर कर रहे होगे, इधर से SO2 जाना शुरू हुआ। और साथ में चूंकि एक्सेस ऑक्सीजन जो हम लोग इस्तेमाल किए थे, वही एक्सेस ऑक्सीजन भी इधर से पास होने लगा। लेकिन क्या है कि अपने को तो यहाँ पर ये जो स्टेप तुम लोगों को नजर आ रहा है ना, इस स्टेप में एक्चुअली SO2 प्लस O2 से SO3 बन रहा है। यानी कि SO3 जो दूसरा स्टेप है, जिसको स्टेप 2 बोलते हो, वो यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या चीज है, ये तमाशा क्या चीज का लगा हुआ है। तो ये तमाशा सिर्फ और सिर्फ ये जो SO2 और O2 यहाँ पर बना ना, इस स्टेप में जो SO2 प्लस एक्सेस ऑफ O2 था ना, उसी एक्सेस ऑफ O2 और SO2 को प्यूरिफाई करने के लिए ये तमाशा है। ये जो है सिर्फ प्यूरिफिकेशन यूनिट है। ये क्या चीज है बच्चों, ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफिकेशन यूनिट है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ शुद्धिकरण का काम हो रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना तुम लोग कि यहाँ पर जो SO2 और ये जो O2 तुम लोगों को नजर आ रहा है, तो ये SO2 और O2 जो है यहाँ से गया, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो ये वाला जो जगह तुम लोगों को नजर आया, ये है क्या, डस्ट प्रेसिपिटेटर। जो कि तुम लोग ध्यान से देखो, डस्ट प्रेसिपिटेटर कहने का मतलब कि ये SO2 और O2 में जो थोड़ा बहुत धूल कण होगा ना, यहाँ पर SO2 और O2 में, वो सारा धूल कण जो होता है यहाँ से साफ कर दिया। अब डस्ट प्रेसिपिटेटर से वो पास हो गया, डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास होके वो यहाँ पर जा क्या रहा है, यहाँ पर वही SO2 प्लस O2 जिसमें से धूल मिट्टी हट गया, उसको इधर से पास हुआ SO2 प्लस O2, और इधर से हम लोग बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिए, वाटर का स्प्रे किए। तो जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगा, वो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज घुल के यहाँ पर पानी में घुल के वो नीचे निकल गया। तो इस वाले एपार्टस को बोलते क्या है, तो नाम याद रखना, इस वाले एपार्टस का नाम होता है स्क्रबर। याद है, इसे हम लोग SCRUBBER, स्क्रबर में हम लोग करते क्या है, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटा लिए। अब यहाँ से गया वाटर सॉल्युबल, पानी से धोए हैं SO2 O2, तो इधर से SO2 O2 जा रहा है, इधर से इस साइड क्या जा रहा है बच्चों, SO2 प्लस O2। लेकिन साथ में मॉइस्चर भी तो होगा, क्योंकि पानी से धो धा किए हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें आ गया होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इधर गया। तो अब यहाँ पर कॉन्क H2SO4 जो कि किस तरह से काम करता है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये किस तरह से काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या रहता है कि ये जो SO2 O2 का मिक्सचर है, उस SO2 O2 के मिक्सचर में से क्या करता है, मॉइस्चर को हटाता है। इधर से SO2 O2 का मिक्सचर जा रहा है
और उधर से क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, तो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड SO2 O2 के मिक्सचर में जितना भी मॉइस्चर था उसे सोख लेगा, और इधर से नीचे निकल जाएगा क्या, H2SO4 प्लस H2O। क्वेश्चन आता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग H2SO4 के अलावे भी तो कुछ और इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए नहीं करते हैं कि कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल जो हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में किए के रूप में किए, तो मॉइस्चर को तो हटाया, और अगर मान लो इधर से SO2 प्लस O2 के साथ थोड़ा बहुत H2SO4 भी चला ही जाएगा, तो वो कोई इम्प्योरिटी की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट में तो अपने को H2SO4 ही बनाना है ना। इस वजह से हम लोग यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। कुछ और अगर लोगे तो वो जो कुछ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी अगर SO2 O2 के साथ मूव कर जाएगा, तो वो आगे उसको हटाने का एक और लफड़ा लगेगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग कोई और डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पर डिहाइड्रेशन के बाद हम लोगों को क्या चीज मिला, SO2 और O2 का मिक्सचर, जो कि अब ड्राई भी है, ड्राई HO2 O2 का मिक्सचर। और अब इसको यहां से ले गए, और ये वाला जो यूनिट तुम लोगों को नजर आ रहा है ना, ये आर्सेनिक प्यूरिफायर, ये वाला यूनिट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है गिलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, FeOH3, लेकिन साथ में गिलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड हम लोग लेते हैं। गिलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है, इट एब्जॉर्ब ऑल द कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक, जैसे AS2O3, AS2O5। तो ये आर्सेनिक जो होता है ना, यही सबसे घटिया इंप्योरिटी की तरह काम करता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए, और हम लोगों को हर इंप्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है आर्सेनिक से पूरी तरह से इस SO2 और O2 के मिक्सचर को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, गिलाटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड लिए, और गिलाटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड का खासियत क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसी भी आर्सेनिक की इंप्योरिटीज को, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आर्सेनिक प्यूरिफायर। तो यहाँ से आर्सेनिक का जितना भी कंपाउंड है वो निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर बीच में नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक और बॉक्स लगाते हैं जिसको कि हम लोग नाम दे देते हैं टेस्टिंग बॉक्स। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, टेस्टिंग बॉक्स। कि आगे ले जाने के पहले ये जो SO2 और O2 का मिक्सचर है ना, इसे आगे ले जाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्टिंग बॉक्स में चेक कर लिया कि क्या उसमें थोड़ा भी आर्सेनिक वगैरह है क्या। अगर थोड़ा भी रहेगा आर्सेनिक वगैरह, तो फिर से यहीं से घुमा देंगे, और फिर से दोबारा से क्या होगा, पहले धूल हटाएगा, फिर वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हटाएगा, फिर मॉइस्चर हटाएगा, फिर आर्सेनिक हटाएगा, तब फिर से टेस्टिंग बॉक्स में आएगा। टेस्टिंग बॉक्स में फिर चेक करेंगे कि कुछ इम्प्योरिटी अभी भी रह गया है क्या, अगर रह गया हो तो फिर से घुमाएंगे। मतलब ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब टेस्टिंग बॉक्स प्रूव ना कर दे कि इसमें ये सब्सटेंस बिल्कुल इम्प्योरिटी से मुक्त है, ठीक है। अब जब इतना काम हो गया, तो अब यहाँ पर अपने को SO2 और O2 को आगे भेजेंगे। क्या चीज करेंगे, SO2 O2 का आगे भेजेंगे, लेकिन प्री हीटर के थ्रू। प्री हीटर का क्या काम होता है बच्चों, यहाँ पर गर्म करता है कितना, 673 से 723 केल्विन तक SO2 और O2 के मिक्सचर को गर्म कर दिया, और इस बर्तन में ले गया। या इस बर्तन में जो आप लोगों को ये लड्डू जैसा नजर आ रहा है ना, जो अभी एकदम जीभ में लालच जैसा भी आ रहा होगा, तो ये लड्डू नहीं है बच्चों, ये सब क्या है, कैटलिस्ट है। कौन सा कैटलिस्ट, तो वही V2O5 या फिर प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस। तो ये कैटलिस्ट है, उस कैटलिस्ट के ऊपर से ये SO2 O2 ऐसे मूव किया कैटलिस्ट के ऊपर से, तो ऑब्वियस सी बात है SO2 प्लस O2 जैसे कैटलिस्ट के ऊपर से जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, SO3। और वही SO3 आप लोगों को नजर आ रहा होगा, वही SO3 यहाँ से बना और ऐसे मूव करके इस बर्तन में गया। इस बर्तन को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या हुआ, इधर से SO3 गैस आया, इधर से कौन सा गैस आ रहा है, SO3 गैस, और इधर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग नीचे पास करा रहे हैं। इधर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो एब्जॉर्प्शन टावर है, इधर से आया सल्फ्यूरिक एसिड और इधर से क्या आया, SO3। तो ये SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये मिलकर क्या बना लेगा, H2H2O7, या इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, सिर्फ SO3 डॉट H2SO4 लिख देंगे तो ये एक ही बात है। तो इसे हम लोग क्या नाम दे दिए बच्चों, ओलियम। तो ये ओलियम जो है बनेगा, और यहाँ पर ओलियम को हम लोग निकाल कर अलग कर लिए, और यही जो ओलियम यहाँ बना, इसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट कर दोगे तो 2H2SO4 बन गया अपना प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा, एक बार और समझ लेंगे रिवाइज करवाने के लिए। रिवाइज नहीं,
बस याद करवा रहे हैं बच्चों। ये जो हमारे पास फिगर है क्या चीज का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, उसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहला स्टेप ये था, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने शुद्धिकरण का काम किया, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। अलग अलग स्टेप में रिएक्शन क्या होता है उसे एक बार हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं। ये जो सबसे पहला स्टेप है इसमें क्या होता है, सल्फर को हम लोग जला के SO2 में कन्वर्ट करते हैं, और भी हम लोग सल्फाइड और वगैरह जलाकर भी हम लोग SO2 बना सकते थे, FeS2, इसे रोस्टिंग हम लोग बोल देते हैं। SO2 बन गया और यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस हम लोगों ने लिया था, इस वजह से आगे जो है एक्सेस SO2 प्लस O2 गया, और उसे हम लोग क्या चीज में ट्रीट किए, यहाँ डस्ट प्रेसिपिटेटर में तो धूल वूल निकल गया, फिर इधर से हम लोग ले गए इस एपार्टस को क्या बोलते हैं, स्क्रबर, और स्क्रबर में जो SO2 और O2 का मिक्सचर गया वो पानी में धुल के इधर से वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज निकल गया, और इधर से SO2 O2 गया, लेकिन वहां पर चूंकि पानी से धोए हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ गया। तो इस वाले बर्तन में हम लोग फिर क्या चीज के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, हम लोग ट्रीट करते हैं कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम करता है। वो इस SO2 O2 के मिक्सचर में जो भी मॉइस्चर था उसे निकालकर अलग कर दिया, और यहाँ से ड्राई और प्योर SO2 और O2 का मिक्सचर गया, जिसको आर्सेनिक प्यूरिफायर में हम लोग ट्रीट करते हैं। आर्सेनिक प्यूरिफायर में क्या चीज मौजूद रहता है, गिलाटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो गिलाटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आर्सेनिक के सारे कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या चीज रख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एक टेस्टिंग बॉक्स होता है, तो टेस्टिंग बॉक्स में हम लोग चेक कर लिए क्या ये जो गैस है ये पूरी तरह से इम्प्योरिटी से मुक्त हो चुका है। अगर हो चुका होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो उसे दोबारा हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं इस प्यूरिफिकेशन यूनिट के थ्रू, ठीक है। और टेस्टिंग बॉक्स से जैसे हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये शुद्ध हो चुका है, तो उसको हम लोग प्री हीटर में पास कराते हैं। टेम्परेचर कितना रखते हैं, 673 केल्विन से 723 केल्विन, और उसके बाद जो है यहाँ पर कैटलिस्ट जो कि क्या रहता है, V2O5 या फिर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, तो उसके ऊपर से जैसे हम लोग SO2 और O2 के मिक्सचर को पास कराते हैं तो वो SO2 और O2 का मिक्सचर क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, SO3 में। तो SO3 को डायरेक्ट हम लोग पानी के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके पहले क्या बना लेते हैं, पहले बना लेते हैं SO3 प्लस H2SO4 के साथ H2H2O7 यानी ओलियम, और उसे फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करके बच्चों H2SO4 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है, और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जान रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर एक कहानी सुनाना था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, इस कहानी को तो ध्यान से सुनना ही। एक गांव था, ठीक है, एक गांव में दो बच्चे रहते थे, एक का नाम था होशियार, इसका नाम था होशियार, और इसको गांव घर में लोग ऐसे कॉमन वे में एस भी बोलता था, वो हटा देता था तो हो जाता था सियार, क्योंकि सियार जो होता है वो एक्चुअली CR क्रोमियम, सियार, आप लोग जैकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये इस बच्चे का नाम है होशियार, जिसको कि गांव घर में CR के नाम से बोला था, CR हुआ करते रहता था, तो इसीलिए ये होशियार है। और ये दूसरा बच्चा जो उसी गांव में था वो था भोला, क्या नाम था उसका, भोला। भोला को लोग कछुआ नाम से भी बुलाता था, ठीक है। तो यहाँ इस गांव में कितने बच्चे हो गए बच्चों, दो बच्चे, एक का नाम होशियार और एक का नाम भोला। उस गांव में भगवान का बहुत ज्यादा वो था, ये भगवान जी है, इस भगवान का बहुत ज्यादा वरदान था। ये भगवान जी अपना छत्र छाया में यहाँ दोनों बच्चों को बराबर प्यार करते थे, क्योंकि भगवान तो अलग नहीं होता है, भगवान सबके साथ बराबर दया दृष्टि दिखाता है। तो भगवान पर डे, भगवान क्या करता था, पर डे जो होता था अन्न भोजन वगैरह सेम मात्रा में दोनों को एक फिक्स टाइम में देता था। बोलता था होशियार, तुम लोग सुबह में 5:30 बजे तुमको भी भोजन मिल गया होगा, और भोला तुमको भी 5:30 में भोजन मिल गया, और फिर शाम में भी चूंकि भूख लग जाता है तो भूख लगा था, लो होशियार, शाम में 5:30 बजे भी तुमको भोजन का पैकेट मिल रहा है, और भोला जो था वो भी शाम में 5:30 बजे भोजन का पैकेट, दोनों को बराबर बराबर भगवान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन होशियार जो था ना, होशियार कुछ ज्यादा सियार था, तो होशियार क्या करता था, भोजन खाता नहीं था, बोलता था कि नहीं नहीं इसे अभी नहीं खाऊंगा, अभी दांत में दर्द हो जाएगा, अभी मेरा मुंह को काम करना पड़ेगा, मेरा पेट अतड़ी वगैरह को काम करना पड़ेगा, हम अपने शरीर का खर्चा क्यों करें, अपने दिमाग का खर्चा क्यों करें। सारा भोजन को एक टोकरी ले लिया था, उस टोकरी का नाम था मोबाइल,
और उस मोबाइल नामक टोकरी में रोज जो भोजन आता था उसे जमा करता था, मतलब बाद में खाएंगे, मजा ले लेकर टेस्ट कर करके खाएंगे। लेकिन हो क्या रहा था कि टोकरी में डेली भोजन तो अपना आते जा रहा था, आते जा रहा था, और ये नीचे का जो भोजन पहले से पड़ा हुआ था टोकरी में वो धीरे धीरे सड़ते जा रहा था। ठीक है बच्चों, सड़ते जा रहा था भोजन, जिस वजह से इसको पता नहीं चल रहा था, यानी कि ये सड़ा हुआ भोजन इसके शरीर के किस काम का, ना इसके शरीर को डेवलप कर रहा था, ना इसके दिमाग को, ना इसके किसी भी काम का वो भोजन हो रहा था। लेकिन ये जो भोला था ना, भोला, तो भोला क्या करता था तो तो भोला क्या करता था, जो भोजन मिल रहा था, बोला था ईश्वर तो ईश्वर है, वो कभी धोखा थोड़े देंगे, वो तो हमेशा भोजन सतत प्रवाह करते रहेंगे। तो आज का कल का क्या चिंता, आज जो है पहले उसको तो भोजन कर लें। तो और ईश्वर बोले भी हैं कि बच्चों नियत समय पर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, नॉइज नहीं वाइज। तो भोला ईश्वर को बहुत अच्छे से फॉलो करता था, वो उसको गांव का लोग बोलता था भोला भोला, लेकिन अरे भाई भोला वो रोज जो भोजन मिलता था ना उसको डेली भरवा 5:30 बजे नाक मुंह धो के बैठ जाता था, और भोलवा जो है खा लेता था भोजन, और फिर शाम में भी 5:30 बजे भोलवा खा लेता था। तो धीरे धीरे ये जो होशियार है, होशियार का फोटो खींच के भगवान जी ले गए, बोले बाद में ऐसे ऐसे हो गया, ये था होशियार, इसका हाथ मुंह पैर ऐसा हो गया, और ये था भोला, स्वस्थ सुंदर टिकाऊ भोला। तो जब इसके गांव में फिर मतलब क्या बोले, मतलब शादी ब्याह का बात आया, लड़की वाला आया, तो लड़की वाला इसको ले जाएगा कि भोलवा को ले जाएगा, बताओ तो। पूरे काम करने रे पागल, न शादी के लिए नहीं, ये लोग खुश हो रहे हैं काम करने के लिए, शादी ब्याह में काम करने के लिए इसको ले जाएगा, इसको कांटेक्ट देगा कि इसको कांटेक्ट में ले जाएगा देगा, बताओ तो। ये मजबूत है, ज्यादा काम का है, ये हर तरह से मैनेज करेगा, दिमाग भी मजबूत, शरीर भी मजबूत, और इसका क्या मजबूत है बता के देखो, कोई चीज मजबूत है, कोई काम ही का नहीं। तो देख लो, अब तुम लोग का मैटर है, तुम लोग को भोला बनना है कि होशियार बनना है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्रोमियम ज्यादा अच्छा लगता होगा, तो तुम लोग सीआर ही बनो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।